नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 24 के लोकसभा चुनाव में गिनकर 210 दिन बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नई दिल्ली में कल मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को बुलाने से पहले क्या सोचा गया? बेंगलुरु में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एक बंद कमरे में बैठे हैं। क्यों? देश में 46 साल बाद एक ऐसा चुनाव होने वाला है जहां दो मजबूत गठबंधन बनेंगे और एक एक सीट सोचकर दोस्त सेलेक्ट किए जा रहे हैं। 543 सीटों पर दोस्त चुनने में इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है क्योंकि यह पता है कि दुश्मन कौन होगा। अगर यूपी से ओपी राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद को रखा गया है तो इन्हीं का सिलेक्शन क्यों हुआ? यूपी से ही राहुल ने अखिलेश को बुलाया, मायावती को क्यों नहीं बुलाया? एनडीए की मीटिंग में पवन कल्याण को बुलाया गया, चंद्रबाबू को इनविटेशन क्यों नहीं गया? पंजाब में सुखबीर बादल से बात तो हुई लेकिन बुलावा नहीं गया, क्यों? राहुल गांधी ने डीएमके के दो नेताओं स्टालिन और टीआर बालू को अपने बगल में बिठाया है, क्यों? 24 का चुनाव जीतने के लिए 5 चीजें चाहिए: नेता, नैरेटिव, एक बैनर जिसके तले सब लड़े, एक जगह जहां बैठकर सब प्लान करें और एक नीति यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बेंगलुरु के बंद कमरे में इस वक्त क्या फाइनल हो रहा है जिसे नरेंद्र मोदी ने 1 महीने पहले ही फाइनल कर दिया है? कैमरे पर जो बातें न जेपी नड्डा बता रहे हैं, न खड़गे बता रहे हैं, न राहुल गांधी बता रहे हैं, वो हम इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। चौबीस के लिए 2 टीमें बन रही हैं, टीम ए और टीम बी। 2 टीमों के 2 कैप्टन सिलेक्ट हो गए हैं। पहली टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी टीम की कैप्टेंसी राहुल गांधी के पास है। टीम ए का मोटो है मोदी लाओ, टीम बी का मोटो है मोदी हटाओ। टीम ए का टारगेट है 350 और टीम बी के लिए 272 का टारगेट सेट हुआ है। पहली टीम अपना पहला वार्म अप मैच 18 जुलाई को दिल्ली में खेलेगी। इनवाइटी लिस्ट में 38 नाम हैं। टीम बी ने एक प्रैक्टिस मैच पटना में खेल लिया, दूसरा प्रैक्टिस मैच बेंगलुरु में चल रहा है। इनवाइटी लिस्ट यहां भी लंबी है, लिस्ट में कुल 26 नाम हैं। सस्पेंस वाले प्लेयर पहुंच गए, लेकिन सारे इनवाइटी अभी बेंगलुरु नहीं पहुंचे हैं। टीम बी के कैप्टन और कोच सबकी धुकधुकी बढ़ी हुई है। मुंबई में जो होगा उसका असर 2024 के पूरे टूर्नामेंट पर पड़ेगा। ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। टीम ए के सिलेक्टर खुद नरेंद्र मोदी हैं। टीम बी को अपना सिलेक्टर अभी तय करना है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार या लालू यादव। टीम बी का चीफ सिलेक्टर कौन होगा? दावेदार कम से कम 4 हैं। सोनिया गांधी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो सारे दावेदार किनारे हो गए। टीम बी में इस बात की पूरी संभावना है कि सोनिया गांधी को ही चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और सोनिया गांधी अलायंस की कन्वीनर।
अपोजिशन पॉलिटिक्स का पूरा दायरा सिमटकर फिर से गांधी परिवार के द्वार चला आया है। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। टीम सिलेक्शन दो तरह से होता है। एक सिलेक्शन होता है जोन वाइज। ऐसे सिलेक्शन में सिलेक्टर हर जोन से प्लेयर उठाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले ऐसा ही होता था। दूसरी तरह के सिलेक्शन में बेस्ट प्लेयर चुना जाता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी कहती है कि मोदी बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। फाइनल मैच 2024 में होगा। उससे पहले वार्म अप मैच होंगे, कुछ लीग राउंड के मैच होंगे, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होंगे, फिर मई 2024 में फाइनल टूर्नामेंट होगा। मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। राजनीति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर कांग्रेस लगवाती है। बेंगलुरु में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पोस्टर भी कांग्रेस ने लगवाए हैं। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट होने तक सस्पेंस बनाकर रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही अपोजिशन की मीटिंग में जाने की हामी भरी, बेंगलुरु में कुछ ही मिनटों के अंदर उनके पोस्टर लग गए। राहुल गांधी ने कम से कम इतना तो किया है कि केसीआर की ओर शिफ्ट हो रहे दो नेता वापस कांग्रेस की ओर आ गए। एक हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरे हैं अखिलेश यादव। केजरीवाल से दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों का इक्वेशन सेट होता है और अखिलेश यादव का दावा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का है। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी कांग्रेस की टीम में आ गए हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका नेतृत्व मिलता है लोगों को। सभी पार्टियों को समान तरीके से इज्जत के साथ लिया जाएगा, तब रास्ता निकलेगा। 130-135 करोड़ लोगों में इस देश में जहां इतना गुणवान लोग हैं, इतना टैलेंट है, या हम ये सोचें कि एक ही आदमी इस लायक है जो प्रधानमंत्री बन सके, बहुत लोग मिल जाएंगे। उसी तरह से बहुत पार्टीज में अनुभव के साथ जिन्होंने बड़े बड़े पद संभाले हैं, ऐसे नेता हैं और उन्हीं में से चुनाव होगा। बेंगलुरु में लगे पोस्टर के फर्स्ट रो में कांग्रेस के 3 नेता हैं। इनमें भी सेंटर में सोनिया गांधी हैं। सेकंड रो नीतीश कुमार से स्टार्ट होता है, फिर स्टालिन आते हैं, ममता बनर्जी आती है, फिर लालू, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का नंबर आता है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेता थर्ड रो में रखे गए हैं। उनके बाद दूसरी छोटी पार्टियों के नेताओं को जगह मिली है। बेंगलुरु में जुटे नेता आज बार बार टीवी ऑन करते रहे, मोबाइल खोलकर खबरें पढ़ते रहे। जानते हैं क्यों? एनसीपी के चीफ शरद पवार बेंगलुरु में हो रही नेशनल पॉलिटिक्स के
सीन से आउट हैं। शरद पवार अभी मुंबई समेट रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ कि अजित पवार अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे। यह तब हुआ जब महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार का गुट केवल 14 विधायकों के साथ अलग थलग पड़ गया। अक्टूबर 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी के 54 विधायक जीते थे। एक विधायक का निधन हो गया। नवाब मलिक जेल में हैं। इस तरह एनसीपी के कुल 52 विधायक बचे। विधानसभा में शरद पवार गुट के साथ 14 विधायक बचे, यानी 38 विधायक अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार के पास पावर है, विधायकों का सपोर्ट है, फिर भी वो चाचा के सामने समझौते का प्रस्ताव रख रहे हैं। अब समझ लीजिए कि अजित पवार का ऑफर क्या है। शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद के साथ कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष पद अजित पवार के पसंदीदा व्यक्ति को दिया जाएगा। केवल जो मंत्रिमंडल में काम करने वाले जो मंत्री हैं, उनके साथ मैं और सुनील तटकरे जी आए थे और आज बाकी के विधायक, क्योंकि कल रविवार था, विधायक आज ही यहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ इसलिए पहुंचे हैं और जो भी विधायक यहां मुंबई पहुंचे थे उनको यहां पर उनके साथ माननीय अजित पवार साहब और मैं और सुनील तटकरे जी पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनती करके हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। शरद पवार ज्यादा बोलकर पॉलिटिक्स करने वाले लीडर नहीं हैं। वो कम बोलते हैं, नाप तौल कर बोलते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पवार की बातों का जो मतलब निकाला जाता है उसका मतलब कुछ और ही होता है। क्या पवार अपोजिशन कैंप को गच्चा देंगे? पवार बेंगलुरु जाएंगे या दिल्ली आएंगे? शरद पवार के करीबियों का कहना है कि पवार 18 जुलाई को बेंगलुरु जाएंगे और पूरे दिन विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर 24 की स्ट्रेटजी बनाएंगे। शरद पवार के पास नंबर नहीं है, नंबर अजित पवार के पास है। इसी तरह ठाकरे के पास नंबर नहीं है, नंबर एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन महाराष्ट्र में पॉपुलर तो शरद पवार और ठाकरे ही हैं। अजित पवार से कंपेयर करेंगे तो शरद पवार हमेशा 21 ही साबित होंगे। इसी तरह एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को कंपेयर करेंगे तो उद्धव ठाकरे हमेशा भारी पड़ेंगे। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में सर्वे कराया गया तो ये पता चला कि अगर अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे प्लस एनसीपी अजित पवार की महायुति को 41.19% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस प्लस शिवसेना उद्धव प्लस एनसीपी शरद पवार के महाविकास अघाड़ी को 45.36% वोट शेयर मिल सकता है। अन्य के खाते में 13.45% वोट जा सकता है। अजित पवार का बार बार शरद पवार से मिलना शरद पवार की पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदेह है। इससे सीनियर पवार के भरोसे को डेंट लगता है। समझ तो शरद पवार भी रहे हैं लेकिन अभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में अभी विधायकों का नंबर गेम चल रहा है। पब्लिक का नंबर गेम चुनाव में सामने आएगा, लेकिन तब हर तरह के इक्वेशन को चेंज करने के लिए नरेंद्र मोदी भी मैदान में होंगे। टीम बी की स्ट्रेंथ बेंगलुरु में दिख चुकी है, टीम ए की स्ट्रेंथ दिल्ली में दिखेगी। जेपी नड्डा ने 18 जुलाई की बैठक में 38 दलों के शामिल होने का दावा किया है। नड्डा ने 38 दलों के नाम नहीं बताए, लेकिन हाल की सियासी मेल मुलाकात के बाद पार्टियों के नाम जाहिर हो चुके हैं। अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई तो यह कंफर्म हो गया कि चिराग पासवान भी
एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर भी अमित शाह से मिल चुके हैं, वो भी एनडीए की मीटिंग में आएंगे। अपना दल सोनेलाल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी, इन तीन दलों को साथ लेकर बीजेपी ने यूपी विजय का फॉर्मूला बनाया है। बिहार की 40 सीटों के लिए बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को साथ लिया है। इसके साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को जोड़ा गया है। दिल्ली में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस के साथ मंच शेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र का अलायंस ऑपरेशन पहले ही हो चुका है। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां दो फाड़ हो गई हैं। शरद पवार को यूपीए से एनडीए में लाने के प्रयास अभी जारी रहेंगे। एक और ऑपरेशन कर्नाटक में चल रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने वाले जेडीएस को एनडीए में लाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। कांग्रेस का ये कहना सही है कि एनडीए के आधे दलों के पास एक भी सांसद नहीं है, मगर संख्या बल को देखें तो यूपीए या पीडीए के सारे दलों को मिला दें तो भी बीजेपी की आधी सीटें नहीं होती हैं। नंबर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परसेप्शन सेट करने वाली मीटिंग है। बेंगलुरु में अगर 26 दल जुटे हैं तो दिल्ली में नड्डा और शाह 38 दल जुटाएंगे। बाकी चुनाव तो नरेंद्र मोदी संभाल लेंगे। दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान से पार हो गई है और आज आधी रात के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है कि यमुना खतरे के निशान से नीचे ही नहीं आ रही है? दिल्ली में इस वक्त ऐसे कम से कम 20 इलाके हैं जहां सड़क पर पानी है। पानी घर के अंदर नहीं है, सड़क पर है। 10 इलाके ऐसे हैं जहां के हजारों लोग घर में नहीं, राहत कैंप में रह रहे हैं। हम ऐसी दिल्ली की बात कर रहे हैं जिसकी बड़ी आबादी टेंट में रह रही है। आखिर क्यों? यह समस्या किसी एक मुख्यमंत्री, किसी एक एलजी या किसी एक सरकार से नहीं हुई है। आज हमने दिल्ली की फ्लड फाइल्स को गौर से पढ़ा है, जिन्हें पढ़कर हमारा सिर चकरा गया और अब तो ऐसा लगता है कि पानी वाकई सिर से ऊपर चला गया है। सच तो यह है कि अगर कुछ दिन बाद तेज बारिश हो गई तो तब भी पानी ऐसे ही ऊपर आएगा। अगले साल भी ऐसी ही बाढ़ आ सकती है, क्योंकि हकीकत बहुत डरावनी है। देखिए रिपोर्ट। क्या 47 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम की वजह से डूबी दिल्ली? देश की राजधानी के नाले ठीक नहीं हैं, इसीलिए डूबी दिल्ली। 1976 के ड्रेनेज सिस्टम पर क्यों चल रही है देश की राजधानी? बाढ़ के 170 घंटों बाद भी क्यों नहीं उतर पा रहा है पानी? क्या दिल्ली को अर्बन प्लानिंग न होने का नुकसान हुआ? क्या ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं होने से दिल्ली को डूबना पड़ा? क्या 2026 तक दिल्ली में ऐसे ही बाढ़ आती रहेगी? बाढ़ में दिल्ली डूब गई। बाढ़ में मथुरा भी डूब गया। आगरा में ताजमहल के किनारे पानी आ गया। अजमेर की सड़कों पर भी पानी का सैलाब है।
पर सवाल है कि आखिर क्यों डूब रहे हैं भारत के शहर? हर बरसात में शहरों में बाढ़ जैसे हालात क्यों होते हैं? यह प्राकृतिक आपदा है या अर्बन प्लानिंग फेल हो गई है? आपको ये किसी गंभीर चर्चा के सवाल लग सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये देश के हर शहर की जरूरत के सवाल हैं। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां बाढ़ जैसे हालात न हुए हों। हर बरसात में शहरों की पोल तो अक्सर खुल ही जाती है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात में इन शहरों की अर्बन प्लानिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है, जैसा कि इस बार दिल्ली के साथ हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, जिसे दूसरे शहरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए था, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ड्रेनेज के लिए जो प्लान 1976 में बनाया गया था वो आज भी जारी है, जबकि इसे महज 20 सालों के लिए तैयार किया गया था। तब यानी 1976 में दिल्ली की आबादी सिर्फ 25 लाख हुआ करती थी, जबकि अभी दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। अब सोचिए कि उस वक्त बनाया गया मास्टर प्लान आज कैसे कारगर हो सकता है। यानी दिल्ली में नालों का मास्टर प्लान जो सिर्फ 20 साल के लिए बना था, वो आज 47 साल बाद भी लागू है। इन 47 सालों में देश में बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले 47 वर्षों में देश ने 13 प्रधानमंत्री देखे हैं, 11 राष्ट्रपति देखे हैं। इन 47 सालों में डॉलर 8 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 82 रुपए 6 पैसे का हो गया है। 10 ग्राम सोना 432 रुपए से बढ़कर 60,810 रुपए का हो गया है। लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदल पाया। दिल्ली में अभी भी वही 47 साल पुराना 1976 वाला ड्रेनेज सिस्टम ही चल रहा है। दिल्ली में बरसाती पानी की निकासी के लिए 3 प्रमुख नाले हैं। इनमें एक ट्रांस यमुना, दूसरा बारापुला और तीसरा नजफगढ़ ड्रेन है। इन मुख्य नालों में कुल 201 बड़े नाले मिलते हैं। ट्रांस यमुना में 34 नाले, बारापुला में 44 और नजफगढ़ ड्रेन में 123 नाले जुड़े हुए हैं। तीनों मुख्य नालों से ही यमुना में बरसाती पानी की निकासी होती है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आबादी बढ़ी है, उसी हिसाब से नालों पर भी बोझ पड़ा है। समस्या यह है कि लोग नालों में मलबा डाल देते हैं और फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। पानी का निकासी नहीं हो पाता। कई जगहों पर बड़े बड़े नालों को वेस्टलैंड समझकर प्लॉट काट दिए जाते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार इस ड्रेनेज सिस्टम को बदलने के लिए काम क्यों नहीं करती, और अगर सरकार ने कोशिश की तो फिर यह ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बदल गया। 2009 में दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम बदलने की बात होनी शुरू हुई तो 2011 में आईआईटी दिल्ली को एक नया मास्टर प्लान बनाने के लिए चुना गया। आईआईटी दिल्ली ने पूरी रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट 2018 में सरकार को सौंपी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 2019 में उसका कुछ हिस्सा लागू भी किया, लेकिन इसके बाद कोविड महामारी आ गई। रिपोर्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। अब 2023 में सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम पर फिर से नया प्लान तैयार करने को कहा है। कुछ विशेषज्ञ लगे हैं जिनकी रिपोर्ट 2024 तक ही आ पाएगी, और यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि 2026 तक ऐसे ही दिल्ली बाढ़ में या बरसात में डूबती रहेगी। यह भी सवाल है कि अगर दिल्ली में ड्रेनेज प्लान ठीक से लागू होता तो क्या दिल्ली में बाढ़ नहीं आती? नहीं, बाढ़ तो आती, क्योंकि यह बाढ़ बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आई है। लेकिन अगर बाढ़ आती और दिल्ली की कॉलोनियों में पानी भरता, जैसे कि अभी भरा हुआ है, तो यह तुरंत निकल भी जाता। लेकिन अभी समस्या यह है कि पानी निकल ही नहीं पा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, उसके अंदर का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन घुटने भर पानी है और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सड़ गया है ये पानी। निकालना इसको कितना आवश्यक है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद बीमारी फैलने का खतरा है। चारों तरफ जो ड्रेन्स हैं वो ओपन हो गई हैं, उसके बावजूद भी पानी अभी भी शहर का निकल के ड्रेन्स के जरिए यमुना में नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि जल्दी से जल्दी इन पानी को यहाँ से ड्रेन्स के जरिए निकाला जाए। एक बार फिर से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस स्थिति में यमुना नदी नहीं है।
कि ड्रेन्स बंद करना पड़े और सरकार के सामने कुछ वक्त है अभी कि सड़क पे जो पानी है, जो रिहायशी इलाके में पानी है, उसको ड्रेन्स के जरिए तुरंत यमुना में डाले, नहीं तो महामारी फैलने का खतरा है। अभी हाल यह है कि दिल्ली में बाढ़ आए 170 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पानी अभी निकल नहीं पाया है। हालांकि यमुना का जलस्तर घटने के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन किसी भी इलाके में नई बाढ़ नहीं आई है। लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा और इसकी एक प्रमुख वजह ढंग के मास्टर प्लान की कमी है। हालांकि इसकी राजनीतिक वजहें भी काफी होती हैं और इसी राजनीति की वजह से भी कई बार प्लानिंग धरातल पर नहीं उतर पाती। इतना निकम्मापन दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। आप सोचिए, अपेक्स बॉडी जो बाढ़ नियंत्रण के लिए हर साल मई में या मई के पहले अप्रैल में उसकी मीटिंग होनी चाहिए, वो 2 साल से हो ही नहीं रही है। 2 साल से अब अपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, उसमें सांसद भी हैं। उसके पहले भी 9 साल में कब हुआ, हम लोगों को बुलाया नहीं गया, लेकिन हमें पता चला कि पहले शायद हुआ। इन 2 सालों में क्यों नहीं हुआ? फिर कोई ऐसी बैठक में आपने हिस्सा नहीं ली, आपको जानकारी नहीं? जब से हम सांसद बने हैं हमको किसी अपेक्स बॉडी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग ही। बाढ़ आने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा उसकी तो चिंता करो, कुछ नहीं किया। और बाढ़ आने के बाद सिर्फ ट्विटर पे बयान, जब बाढ़ का पानी अपने घर पे आ गया, उनके राजमहल पे, तब निकल के आते हैं और फिर कहते हैं 3 वाटर ट्रीटमेंट बंद। अरविंद केजरीवाल, आप उनको शर्म आनी चाहिए कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल कि 3 वाटर ट्रीटमेंट बाढ़ के समय बंद करने से क्या स्थिति होगी दिल्ली की? कोई तैयारी नहीं। तो ये सवाल है कि आप लोगों ने दिल्ली से दुश्मनी ठान रखी है, दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, तीनों दिशाओं में अगर पानी आप डालते तो निश्चित रूप से न उत्तर प्रदेश का नुकसान होता, न हरियाणा का होता, न दिल्ली का होता। लेकिन अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण आपने मन में ठान लिया कि सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दो, भले ही दिल्ली डूब जाए, भले ही दिल्ली बर्बाद हो जाए। और सातों के सातों सांसद इस काम में खड़े हैं अपनी पार्टी के साथ। उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के 2 करोड़ लोग महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं सवाल पूछते ये लोग कि 9 से 13 तारीख तक एक तरफा पानी क्यों छोड़ा गया? इस पे कौन सवाल पूछेगा? हकीकत यह है कि देश के शहरों पर विकास का भी बोझ है और इस बोझ में वो मास्टर प्लान की कमी के तले दबते जा रहे हैं। हर शहर का यही हाल है। शहरों में बसने के समय मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन प्लान लागू उस रूप में नहीं होता जिस रूप में तैयार होता है, वो कागज पर ही रह जाता है। किसी भी शहर की प्लानिंग के लिए वहां के 30 से 50 साल के डेटा देखे जाते हैं ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि वहां कितनी कम या ज्यादा बारिश होने का इतिहास रहा है। जब भी शहर बसते हैं तो उसके साथ ही पानी की निकासी का प्लान बनता है। प्लान में देखा जाता है कि किस इलाके में ज्यादा पानी जमा होता है, कौन से निचले स्तर के इलाके हैं और उनके लिए पानी निकालने का मार्ग क्या हो सकता है। इसका पूरा विवरण ड्रेनेज सिस्टम प्लान में होता है, लेकिन इतनी विस्तृत योजना जमीन पर लागू ही नहीं होती। अगर शहर से पानी के निकासी के सिस्टम को ठीक से लागू कर दिया जाए तो शहर में पानी जमा होने की 70 से 80% समस्या खत्म हो जाएगी। यही हाल मुंबई का भी है, जो हर साल मॉनसून के सीजन में बुरी तरह से डूब जाता है। 2005 में तो बहुत ही बड़ी बाढ़ आ गई थी, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब इस शहर में दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम ही चल रहा था। 1985 में मुंबई में नया ड्रेनेज सिस्टम लागू करने के लिए एक प्लान बना था, लेकिन अगले 20 सालों तक यह प्लान लागू ही नहीं हुआ। 2005 में जब मुंबई में भयानक बाढ़ आई तो फिर इस पुराने प्लान को खोजा गया और फाइनली 20 साल पुराना प्लान लागू किया गया, जो अभी तक चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना यह ठीक रहेगा, बाढ़ आने का खतरा उतना ही कम होगा। बाढ़ नदी नालों के इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों और ड्रेनेज सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह से आती है। यही दिल्ली के साथ हुआ है और अब मथुरा में भी हो रहा है। यह मथुरा है जहां बहुत से मंदिर और घाट डूब गए हैं और अब यमुना नदी का पानी कॉलोनियों तक आ गया है। कॉलोनियों में नावें चल रही हैं। राहत के लिए एनडीआरएफ लगा दी गई है। हम इस समय मथुरा की जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी के अंदर हैं और यहाँ के आप हालात देखिए, जहाँ पर
मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी उस कॉलोनी के अंदर, अब यहाँ पर बोट्स चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इतना पानी इस कॉलोनी के अंदर है। ये पूरी कॉलोनी जो है वो तालाब बन चुकी है। 7 से 8 फीट तक पानी इस कॉलोनी के अंदर मौजूद है। एनडीआरएफ को यहाँ पर बुलाना पड़ा। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लोगों को पहले बोट से लेकर बाहर लेकर आया जाएगा, फिर ट्रैक्टर से उनको लेकर इस कॉलोनी से बाहर छोड़ा जा रहा है। तो हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से मथुरा में बाढ़ आई है, जो निचले इलाके हैं वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और यहाँ पूरी कॉलोनी देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। अंदर ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे हैं, इतना पानी है। और सामने भी आप देखेंगे लोगों के छाती तक पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। कितना पानी भर गया है घर में? बहुत भरा हुआ है, काफी पानी भरा हुआ है इसके अंदर। पानी है यहाँ तक, छाती तक पानी यहाँ पर बताया जा रहा है। घर के हालात देखिए, यहाँ पर पानी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पहुंची है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। और जहां भी इस तरीके की विपदा आती है, एनडीआरएफ हमेशा देखने को मिलती है कि किस तरीके से काम करती है। और यहाँ पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम आगे जो और गहरा पानी है उस तरफ बढ़ रही है। ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो अगर फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ से निकाला जाए। यही हालात आगरा में भी हो चुके हैं। 45 साल में पहली बार यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल 497 फीट से भी ऊपर जा चुका है। और हालात हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, ठीक ताजमहल के साथ में ये दशहरा घाट है। और यहाँ के हालात आप देखिए, पहली बार 45 साल के बाद पहली बार इस ताजमहल की बाउंड्री को जो दशहरा घाट से मिलती है उसको यमुना नदी ने छू लिया है। और आप देख सकते हैं ताज की जो पूरी बाउंड्री है, जो बाउंड्री वॉल है, उसमें इस समय यमुना नदी वहां तक पहुंच चुकी है। विकराल रूप यहां पर यमुना नदी ने लिया हुआ है। और यहां पर आप हालात देखिए, जो यमुना नदी काफी दूर तक यहां पर होती थी जो बाउंड्री वाले ताजमहल की, लेकिन अब इस पानी ने, यमुना के जलस्तर ने, बढ़ते हुए जलस्तर ने अब ताजमहल की दीवार को भी छू लिया है। सीमा, ये नाम तो सुना होगा, लेकिन असल में सीमा कौन है? क्या वो पाकिस्तान की जासूस है या फिर उसकी और सचिन की वाकई में जबरदस्त केमिस्ट्री है? सीमा को लेकर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हल्ला क्यों मचा हुआ है? और यूपी पुलिस आखिर पिछले 5 घंटे से उससे क्या राज उगलवाना चाहती है? इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा हैदर क्या पाकिस्तान की जासूस है? क्या सीमा की प्रेम कहानी में सच्चाई है? सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से अभी तक सीमा को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई है, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उसके पाकिस्तानी जासूस होने की है। क्या सीमा के भारत आने का मकसद प्यार नहीं कुछ और है? इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए अब यूपी एटीएस की टीम ने सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ कर रही है। सीमा ने जिस तरह बताया था कि वो कैसे नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई, उसकी वजह से सीमा शुरू से ही एजेंसियों के राडार पर है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं लगा नेपाल का। फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, इन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए। 100 कागज़ बता दिए, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, तो समय पे समय लगता जा रहा था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ। फिर नेपाल का पता पड़ा ना कि नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते हैं बगैर वीज़ा, तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। तो ये तो पता आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह चेक करते हैं, पर जब ये आए तो कुछ भी इतना चेकिंग नहीं हुई। जब आए गए ना आराम से छोड़ देते हैं। तो फिर हमारा तब से हमारे दिमाग में बैठे कि हम दोबारा भी यहीं से आएंगे हमेशा के लिए इंडिया। लेकिन सीमा हैदर का भारत आना और हिंदू धर्म अपनाना पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। पहले पाकिस्तान के डकैतों ने भारत को धमकी दी, फिर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के काश्मीर कंदकोट में एक मंदिर पर डकैतों के एक गिरोह ने रॉकेट लॉन्चर और अंधाधुंध गोलीबारी से हमला किया। वो तो गनीमत रही कि रॉकेट लॉन्चर फेल हो गया,
जिससे किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खबर है कि डकैतों ने 30 हिंदुओं को बंदी बना लिया है। जानकारी के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान के रानो शाह डकैत ने किया है। उसने कहा था कि पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर को तुरंत भारत लौटा दे, नहीं तो वो पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला करेगा। इसी कारण रानो शाह ने रविवार को काशमोर के मंदिर पर हमले को अंजाम दिया। हमारा अपील है, जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा आ गया उसका कौम है, जखरानी है, ये सारा चला के सारा वक्त लगाने खुद का बच्चा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में 48 घंटे में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की ये दूसरी घटना है। इससे पहले कराची में शुक्रवार रात 150 साल पुराना हिंदू मंदिर ढहा दिया गया था। मरी माता मंदिर पर रात में बुलडोजर चलाया गया। शुक्रवार की रात कुछ लोग बुलडोजर लेकर आए और मरी माता मंदिर की बाहरी दीवारों और मेन गेट को छोड़कर भीतर से पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के डकैतों की तरफ से धमकी का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब पाकिस्तान की सीमा हैदर के भारत आने और हिंदू लड़के के साथ रहने की खबरें सामने आई थी। कुछ दिनों पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भागकर भारत आई थी। पबजी गेम खेलते हुए उसे ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से प्यार हो गया था। सीमा ने सचिन के साथ जीवन बिताने के लिए हिंदू धर्म तक अपना लिया है। यही बात पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी और उन्होंने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।